तो इसी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हम लोग ने एंड किया था, आउटपुट, फिर प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। राइट द आउटपुट के बाद एक क्वेश्चन नोट कर लो, इंटीजर कैल्क इंटीजर ए कॉमा या इंटीजर ए ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा इफ ए मॉड 10, अपना एक मिनट, इफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन कैल्क ए डिवाइडेड बाई 10, और फिर हमने एसओपी में एसओपीएलएन में प्रिंट कर दिया हेलो प्लस ए, और फिर प्रिंट किया हमने एसओपीएलएन में ए मॉड 10 मल्टीप्लाई बाय ए मॉड 10, ठीक है। और इसके बाद ये बंद करने के बाद फिर हमने यहाँ पे एक प्रिंट कर दिया एसओपीएलएन में ओके प्लस ए, ये, और ये फंक्शन किया बंद, ठीक। अब हम लोग इस प्रोग्राम में कैल्क वैल्यू पास कराना चाह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं 56। अब जो इसका आउटपुट निकालो, फिर हम लोग प्रोग्राम डिस्कस करेंगे आज। इसका आउटपुट क्या आने वाला है? वैसे एरो एरो बना के करते जाओ तो आंसर मिल ही जाता है। आया? आ गया? चलो क्या निकला भाई? हाँ चलो, इन्होंने आउटपुट निकाल लिया है, वो हम लिख रहे हैं, फिर चेक करेंगे सही है गलत। हाँ, ओके 0, हेलो 5, हाँ 25, हेलो 56, हाँ 36, फाइन। एनी अदर आंसर जिसका किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा हो? क्या आ रहा है विराट आंसर? सेम आ रहा है। महिमा सेम। चलो जरा चेक करते हैं भाई, जिसको नहीं आया वो भी जरा देख लो, शायद नहीं आ रहा ना। इसमें देखो वैल्यू जो है हम इस ए की पास क्या कर रहे हैं? 56। अच्छा, इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं मैसेज पासिंग। जैसे वैल्यू पास करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं मैसेज पासिंग। एक छोटा सा वर्ड है, कुछ बुक्स वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ये आंसर इनका है, ठीक। अब देखना यहाँ पे हमने क्या किया, हेलो 56 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक लोग, सब लोग इधर देख लो, ठीक है। ये कंडीशन लिखी है ए नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक ये पार्ट चलेगा। यहाँ पे जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है, एक चीज़ हम फिर से रिवाइज करवा दें। जैसे कि अगर कंडीशन ये ट्रू होगी तो ये इफ़ का ब्लॉक पूरा चलेगा, ये तो पता है। क्या ये चलेगा? क्या बोलो, चलेगा भाई? ये हमने एक दिन बीच में बताया था ना,
ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, शायद कुछ नहीं ध्यान आ रहा, ऐसा होता है, फिर से एक बार बता, जैसे हमने कहा ना इफ़ में हमने लिख दिया a ग्रेटर देन b, और यहाँ पे हमने बोला SOPLN a, और फिर यहाँ पे हमने SOPLN में लिख दिया b, कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाए। तो अभी क्या होगा, जब ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं तो इफ़ के साथ एक लाइन अटैच है, ये वाली लाइन जो है ये इफ़ से कोई रिलेशन नहीं है इसका। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चलेगा। मतलब ये है कि अल्टीमेटली ये चलेगा ज़रूर। पॉइंट समझ में आया? तो अगर इफ़ में ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही तो फिर इसमें भी होना चाहिए। अगर ये ट्रू है ये वाली, तो ये पूरा काम होगा, ये चलना चाहिए कि नहीं, चलना चाहिए। अब तुम कह सकते हो कि नहीं भाई ये कैसे चलेगा, तो ये तो रिकर्सिव है, ये तो यहीं से वापस हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने ये भी बताया कि जब बीच से वापस हो गया, जो स्टेटमेंट चलने थे नहीं चल पाए, उनका क्या होता है, स्टैक। तो इस बार क्या हो रहा है, जब ये लौट के जाएगा ना तो स्टैक में 3 लाइनें आ जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे एल्स होता, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एल्स होता, तो उस केस में क्या होता, कंडीशन ये ट्रू होती तो ये चलता, क्या ये भी चलता, क्या ये नहीं चलता। उस केस में केवल स्टैक में ये 2 लाइनें आती हैं। पॉइंट समझ में आया? तो अब हम आ जाओ, इसी पे कॉन्सेप्ट पे था, अब हम इसको जरा लिख के दिखाते हैं। अब देखना है इसमें, यहाँ पे हमने कहा 56 लेके चले, यहाँ पे पहली बार में तो कंडीशन क्या है, ये ट्रू की फॉल्स, ट्रू, क्योंकि नंबर 0 थोड़ी ना है ना, ये ट्रू है। तो हम अंदर आ गए, और अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, कैल्क कितना 56 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है भाई, 5, एक डिजिट हट जाता है ना। तो यहाँ पे हमने वैल्यू क्या मिली, 5। अब ये तो चला, लेकिन जो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और इसको भी चलना था, ये 3 स्टेटमेंट का क्या हुआ, स्टैक। तो अब हमने एक बना लिया कॉलम स्टैक, और स्टैक में क्या क्या सेव हुआ, ये वाली लाइन का क्या, इसका क्या सेव हो रहा है, हेलो 56। अगले वाले में क्या सेव हो रहा है, ये एक्चुअली मॉड से हम लोग का एक डिजिट आता है ना, 56 का मतलब ये 6 है, 6 इंटू 6, स्टैक में कितना सेव हुआ भाई, 36। कोई डाउट? ठीक है। और उसके बाद क्या हमने बोला, ये भी सेव हुआ, कहाँ पे, स्टैक में, क्योंकि एल्स नहीं लगा था ना। तो अब इसका आंसर क्या हुआ, ओके कितना, ओके 56। यानी इसका मतलब ये 3 लाइनें एक साथ प्रिंट हो गई स्टैक में, अभी मॉनिटर पे नहीं प्रिंट हुई ना। इसके बाद अब ये तो पूरा काम खत्म, अगली बार कितनी वैल्यू लेके हम लोग मूव करेंगे, 5। जब 5 लेके चलेंगे तो ये कंडीशन फिर से क्या हो गई, ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे आ गए तो ये क्या लिखा है, 5 डिवाइडेड बाई 10 कितना, 0। तो यानी तुम अगली बार वैल्यू लेके चलोगे 0। 0 के केस में ये तीनों लाइनें स्टैक में सेव हो गई ना। स्टैक में इस बार क्या सेव हुआ, हेलो कितना भाई, हाँ 5, हेलो 5। और ये 5 mod 10 कितना होता है, 5 mod 10 5। तो ये 5 इंटू 5 है, स्टैक में कितना सेव हुआ, 25। और उसके बाद नीचे की लाइन में क्या सेव हुआ भाई, ओके कितना, 5। ये हमारा दूसरा ग्रुप है। जब ये 0 लेके गए, यहाँ पे वैल्यू 0 मिली, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स। जब फॉल्स हुई तो क्या होगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, क्योंकि ये इसके बाहर है ना, तो ये चलेगा। तो अब मॉनिटर पे क्या आउटपुट आया, पहली बार में आया ओके 0, बिल्कुल सही था इनका आंसर। ओके 0 के बाद ये वाला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये पहला, ये दूसरा ग्रुप चलेगा ना, तो ऊपर से नीचे देन कैसे चलेगा, ये हेलो 5 25 ओके 5 पहला ग्रुप, और फिर उसके बाद चलेगा कौन सा, ये दूसरा ग्रुप ऊपर से नीचे की तरफ। तो देन इट क्या हो जाएगा, हेलो 56 36 ओके 56। ठीक, ये क्लियर हुआ, नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम पे अपने। बोर्ड में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ये आएंगे जैसे ये आउटपुट हम करा रहे हैं इतने दिनों से, और दूसरा आएगा प्रोग्राम लिखने को, है ना। तो अब हम लोग वो प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे।
सब कुछ पुरानी चीज़ें होंगी, कंस्ट्रक्टर होगा, इनपुट होगा, कोई एक फंक्शन होगा जो रिकर्सिव से बनाना होगा, ठीक है, और बाकी कॉलिंग है। तो जरा लिख लो इसमें, राइट अ प्रोग्राम to calculate the sum of following series. Write a program to calculate the sum of following series, और सीरीज हमारी ऐसे दे रखी है, x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर n, ये ठीक है, ये हमारी सीरीज दे रखी है इन्होंने। अब इसके बाद नीचे लिखना शुरू करो, क्लास एंड ऑल, क्लास का नाम सीरीज, डेटा मेंबर्स में हमारे पास दो डेटा मेंबर हैं इस प्रोग्राम में, इंटीजर x है और n है। मेथड में हमें पता ही है, पहला कंस्ट्रक्टर होता है, हमने क्या दिया यहाँ पे, ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, दैट मीन्स इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लिखना चाहे उसके आगे लिख सकते हो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, वॉइड एक्सेप्ट। वॉइड एक्सेप्ट में लिख लो यहाँ पे, इनपुट डेटा मेंबर, इनपुट द डेटा मेंबर्स, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट विच वेरिएबल, एक्स एंड एन, ठीक, दो वेरिएबल है ना डेटा मेंबर, एक्स एंड एन, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट में आ जाओ, इंट पावर, इंट ए कॉमा इंट बी, ये इंट पावर ए कॉमा बी। कोई गेस करो ये क्या करने वाला फंक्शन? हाँ, वेरी गुड। और रिटर्न भी करेगा ना, तो यहाँ पे लिखो रिटर्न्स, इट रिटर्न्स ए रेज टू पावर बी, ए की पावर बी, ऐसे लिख लेना है, इट रिटर्न्स ए की पावर बी यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। बट हमें रिकर्जन का इस्तेमाल करना है इसमें, यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। नेक्स्ट फंक्शन इज वाइड शो, वाइड शो, इसमें लिख लो वाइड शो में, इट प्रिंट, इट कैलकुलेट एंड प्रिंट, इट कैलकुलेट एंड प्रिंट the sum of above series, it calculate and print the sum of above series by invoking power, यानी इसके अंदर कह रहे पावर फंक्शन को कॉल करना है शो के अंदर। एंड लेट लास्ट राइट डाउन void main, void main is always same, इसमें क्या लिखेंगे, क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल अबव फंक्शन। ये क्वेश्चन है, क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल अबव फंक्शन। चलो अब लिखना शुरू करो, साथ में लिस्ट में हम भी लिखते चल रहे हैं, चेक कर लेना, क्योंकि ये इतना सबको तो आता ही है ना, ये तो सबको आता ही है इतना। लिखना शुरू करो, लिखो लिखो भाई जल्दी लिखो, एक दो प्रोग्राम और करेंगे अभी। हाँ, तो इंपोर्ट से शुरू किया, कहीं पे तुम्हें लगे तो अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देन हम लोग ने एक बोला यहाँ पे क्लास, नहीं पहले तो इंपोर्ट, इंपोर्ट की लाइन लिख लो, क्लास का नाम है सीरीज, और फिर डेटा मेंबर्स में इंटीजर एक्स और एन, हमारे दो डेटा मेंबर हैं। देन हमारे पास फंक्शन में पहला फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, ये, और कंस्ट्रक्टर में सबको पता ही होगा कि क्या करते हैं। क्या करेंगे श्रेया बताओ कंस्ट्रक्टर में? हाँ, वेरी गुड, x इक्वल टू 0, और जो भी डेटा मेंबर होते हैं ना ग्लोबल वेरिएबल, उनको हम अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। बट यहाँ पे इंट नहीं लिखते हैं दोबारा, क्योंकि एक वेरिएबल दो बार नहीं डिक्लेयर होता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वॉइड एक्सेप्ट। तो वॉइड एक्सेप्ट में ये हमारा आ गया वॉइड एक्सेप्ट, और इसके बाद हमने क्योंकि इनपुट भी कराना है तो इसमें हमने स्कैनर क्लास भी बना लिया। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमने बोल दिया एंटर मैसेज, ये तुम्हारी मर्जी है कुछ भी दे, एंटर एक्स एंड एन।
कोई कहेगा एंटर डेटा मेंबर, ठीक है, एंटर द टर्म्स, ये भी ठीक है, कुछ भी। अब इसके बाद क्या करें, अगली दो लाइनें x में और n में वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। तो x में हमने कह दिया sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये हो गया, और n में हमारा हो गया sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये। तो हमने ये बना लिए। तो रिकर्सिव में जो मेन कोई एक फंक्शन होगा रिकर्सिव का, वो 2 या 3 नंबर का होता है मैक्सिमम, बाकी 7 नंबर तो फिर भी तुम ला ही सकते हो आराम से, और चॉइस में भी होता है, लेकिन हो जाएगा, हम लोग जब क्वेश्चन इतने करेंगे तो क्लियर हो जाए। अब आ जाओ अगला फंक्शन, देखो जहाँ इंट पावर हमने लिखवाया हुआ है वैसे तो a की पावर b का फंक्शन, बट नहीं ध्यान आ रहा होगा तो इसको हम एक बार फिर से बताते हैं। अगर a की पावर b निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, a मल्टीप्लाई होगा ना b टाइम। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा, कौन कम होगा या कौन बढ़ेगा? क्या ये बेस, जैसे हम 2 की पावर 4 बोल रहे हैं, क्या ये 2 कभी चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में? नहीं। 2 इंटू 2 इंटू 2, कौन जैसे मल्टीप्लाई होगा कौन कम होता जाएगा? बोलो पावर, ये 4 या ये b कम होता जाएगा ना। अगली जैसे एक बार मल्टीप्लाई हो गया स्टैक में तो b एक कम हो जाएगा, फिर एक और कम होगा, कहाँ पे जाके b स्टॉप होगा? 0 पे, 0 पे, ठीक है, क्योंकि पावर 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 उसका, ठीक है। 1 पे भी स्टॉप कर सकते हैं, बट मान लो पावर किसी ने यूजर ने 0 ही दे दी, उन केस में थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, तो हम लोग इस फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोला इंट पावर इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, फाइन। अब इसके बाद क्या करना चाहिए अगला लाइन में? बताओ भाई, कौन कब रुकेगा? इसका बेस केस क्या होगा? जब ये रिकर्सिव रुक जाएगा, b जो है कम होते होते 0 हो जाएगा ना एक टाइम में, पावर बस वहीं पे स्टॉप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कह दिया अगर b की वैल्यू हो जाती है 0, अगर b की वैल्यू 0 हो गई, देन आंसर क्या रिटर्न करेगा? 1। पावर 0 किसी भी नंबर की हो तो आंसर तो 1, तो देन यहाँ पे हो गया रिटर्न 1। और अदरवाइज ये जो नंबर है ना a, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा किसमें? स्टैक में, और पावर एक एक कम होती जाएगी ना। इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे भाई? यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न a मल्टीप्लाइड बाय क्या? इसको कॉल कर लेंगे और पावर को एक रिड्यूस कर देंगे ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पावर क्या बोलो भाई? कोई a तो रहेगा, a में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। चेंज क्या होगा? ये b अगली बार के लिए एक कम हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? b-1, ये, और ये बन गया फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं वाइट शो में इस कह रहे हैं फंक्शन को कॉल करना है और वो जो सीरीज थी उसका सम निकालना है। चलो जो हम लोग बना रहे हैं वाइड शो, फाइन। तो सी वाइड शो, ये वाइड शो आ गया। वाइड शो में इसके बाद क्या करने वाले हम लोग? अब देखो हमें इस वाइड शो में पूरा काम करना है। कौन सा लिखा है ना क्वेश्चन में? कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ अबव सीरीज, यानी इस सीरीज का जो सम था वो इसमें निकलेगा। और जब हमको पावर चाहिए होगी, यहाँ पे पावर चाहिए होगी ना बार बार, तो पावर जब चाहिए होगी तो हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इंट पावर को। वही लिखा है ना, बाय इन्वोकिंग। तो बताओ कैसे स्टार्ट करें? इस सीरीज का सम चाहिए, कैसे स्टार्ट करें? पहले x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 3 है, पावर बढ़ रही है ना। तो क्या करना चाहोगे इसके लिए? फॉर लूप, वेरी गुड, ठीक है। फॉर हमने यहाँ पे लगा दिया i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू क्या? n, ये सही है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोग सोचेंगे भाई मैथ डॉट पाव लगा दो, लेकिन बोर्ड में 1 या 2 नंबर कड़े आएंगे। किस बात के? क्योंकि उन्होंने बोला है बाय इन्वोकिंग पावर फंक्शन, बोला है ना, बाय इसको कॉल करके ही कह रहे हैं पावर निकालना है तुमको। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन किया, हम ये चाह रहे हैं कि ये वाले फंक्शन x की पावर 1 चाहिए पहले, फिर ये पावर चाहिए ना, तो हम लोग ये x को भेज देंगे किसके लिए? a के लिए,
और बी में क्या भेज देंगे, पावर। तो यहाँ पे कैसे कॉल करें, और कॉलिंग में एक चीज़ हम और बता दें, बोर्ड की बात करें तो बोर्ड ये कहता है मेन में ऑब्जेक्ट से कॉल करो, बाकी सब जगह डायरेक्ट कॉल कर लो, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से बोलता है, नहीं तो मेन में भी बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे इस फंक्शन को, ठीक है। बता दी बात, कुछ आइडिया, किसी को कोई आइडिया आ रहा है? नहीं, हमें ये चाहिए अभी, ये जब मिल जाएगा तो हम सब में स्टोर कर लेंगे इसको, फिर ये चाहिए होगा, फिर ये चाहिए होगा, फिर ऐसे सारे नंबर चाहिए होंगे। हाँ, पावर को कॉल करेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या देखना, पावर बी, इसको ए को क्या भेजोगे बोलो, एक्स, और एक्स तो ग्लोबल है, लिख ले, तो हमने यहाँ पे एक्स भेजा, और इस बी को क्या भेजोगे, हाँ आई, वेरी गुड, आई भेजेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें एक्स की पावर 1 में आई 1 है अभी, तो एक्स की पावर 1 वो रिटर्न करके देगा। अगली बार ये आई हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 2, फिर जाएगा वहाँ से एक्स के स्क्वायर लेके आएगा, ऐसे चलेगा आई। लेकिन अभी ये गलत लिखा है, ठीक है, ये जो देख रहे हो अभी ये गलत लिखा है, एक्स कॉमा आई, करेक्शन करवाओ कोई। नहीं, सम तो अभी नीचे करेंगे, उसके अलावा इस लाइन में क्या करेक्शन है? हाँ हाँ, एक नहीं, थोड़ा सा सुनना फिर से एक बार। जब ये जाएगा फंक्शन, वैल्यू लेके गया एक्स की और इसकी, यहाँ पे गया, उसने इसने पावर पूरा कैलकुलेट किया, रिटर्न किया, जब वो पावर यहाँ से रिटर्न होगी उसको भी तो रिसीव करेंगे ना, तो हमने यहाँ पे मान लो ले लिया पी, तो जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न की जाएगी वो आके किस में कॉपी होगी, पी में। अब पी को, पी में क्या आ चुका होगा, एक्स की पावर 1 आ गई होगी इस समय, और अगली बार एक्स की पावर 2 इसी में आएगी, फिर एक्स की पावर 3 आएगी। हमें उस पावर्स का करना क्या है, सम। तो हमने एक लोकल वेरिएबल s इक्वल टू एस प्लस पी, और ये हमने क्या किया, बंद कर दिया। कोई डाउट हो भाई किसी को पूछ लेना। और इसके बाद फाइनली क्या करने वाले हो, ये फंक्शन सम को रिटर्न कर रहा है कि प्रिंट कर रहा है? अरे नहीं भाई, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, मैं आंसर हमेशा नहीं रिटर्न करेगा। शो में क्या बोल रहे हैं देखो, हाँ हाँ, और वैसे तुम देख लो यहाँ पे वाइड लगा हुआ है शो में, तो वैसे भी नहीं, तो यहाँ पे प्रिंटिंग यहीं पे बोल रहे हैं करने को। तो SOPLN में सम इक्वल टू प्लस एस, और ये हमने वाइड शो को बंद किया, और जो लोकल वेरिएबल आए उसको डिक्लेयर कर लो, लाइक इंटीजर आई, एंड देन वी हैव अ पी, एंड देन वी हैव अ 1 एक्यूमुलेटर 0 एस। अब ये पूरा हमारा कंप्लीट है। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट फंक्शन में हम लोग का है वाइड मेन, और वाइड मेन में हैबिट बना लो, हम पूरा ही लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, 10th में चलता था वाइड मेन, इसको मैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पूरा लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या करा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। पहला काम बता दो कोई भी, सबसे पहले तो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, तो बना लो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने में कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सीरीज ओबीजे इक्वल टू न्यू सीरीज, ये सीरीज ओबीजे इक्वल टू न्यू सीरीज, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब किस फंक्शन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बोलो, किसकी? नहीं, सबसे पहले एक्सेप्ट की, वेरी गुड, क्योंकि जब तक एक्स और एन नहीं आएगा तो फिर बाकी काम तो होंगे ही ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओबीजे डॉट एक्सेप्ट, ओबीजे डॉट एक्सेप्ट, ये पहला फंक्शन हो गया। इसके बाद अब किसकी ज़रूरत है, शो। इसकी ज़रूरत है कि हम लोग को पावर की? नहीं, पावर तो वहाँ पे कॉल हो गया ना, वहाँ पे हमें यूज़, यहाँ पे यूज़ ही नहीं करना। पावर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो को कॉल करेंगे, वो अपना काम कर लेगा। तो यहाँ पे लिख दिया तुमने ओबीजे डॉट शो, ओबीजे डॉट शो, और ये बंद किया, और इसके बाद ये बंद किया, ओबीजे डॉट शो। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? तो ये ऐसे प्रोग्राम आते हैं, और इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना भाई, ठीक। सीरीज़ है, सीरीज़ में थोड़ा बहुत हो सकता है वो चेंज दे देंगे, बाकी होगा प्रोग्राम इसी टाइप का। एक और प्रोग्राम, write a program to calculate
the permutation, write a program to calculate the permutation using, और उसके बाद एक फॉर्मूला दे दिया इन्होंने p इक्वल टू n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। ये कह रहे हैं इस फॉर्मूले से, पढ़ा होगा मैथ्स में ना, प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, तो ये हमारा परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला है छोटा सा, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे लिखना शुरू करो। क्लास का नाम दे दिया परम्यूटेशन, लिखते चलना भाई। ठीक है, इसमें दो डेटा मेंबर है एन एंड आर। मेथड्स में सबसे पहला मेथड एज यूजुअल हमारा कंस्ट्रक्टर है परम्यूटेशन, और ये है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर नेक्स्ट में आ जाओ void गेट, इनपुट एंड आर, यानी डेटा मेंबर को यहाँ पे इनपुट करेंगे लास्ट प्रोग्राम की तरह। और उसके बाद हमने कह दिया इंट फैक्ट, या फैक्टोरियल ही दे दो नाम, इंट फैक्टोरियल इंटीजर के, ये इंट फैक्टोरियल इंटीजर के, इसमें एक लाइन लिख लेना। रिटर्न्स फैक्टोरियल ऑफ पैरामीटराइज्ड वैल्यू, यहाँ पे के की बात कर रही है, रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ पैरामीटराइज्ड वैल्यू यूजिंग रिकर्जन। इस फंक्शन में रिकर्सिव फंक्शन की उन्होंने बात कर दी, बाकी में ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला फंक्शन लिख लो। अगला फंक्शन है हमारा void, या void नहीं, इसको थोड़ा सा हम लोग टफ करते हैं। इसमें हमने लगा दिया डबल कैल्क, ये इसमें लिखो डबल कैल्क में इट कैलकुलेट एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ परम्यूटेशन। दैट मीन्स p की बात हो रही है। इट कैलकुलेट एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ p बाय इन्वोकिंग, किस फंक्शन को यहाँ पे इन्वोक करने की जरूरत पड़ेगी बोलो? हाँ, बाय इन्वोकिंग फैक्टोरियल। यहाँ पे हम फैक्टोरियल की हेल्प से फैक्टोरियल निकालेंगे n का, r का, और लास्ट में लिख लो जरा void main। ठीक है, void main में हमें पता है क्या करना होता है, तो खाली void main लिख के छोड़ दो। ठीक है, चलो जरा स्टार्ट करो और जल्दी जल्दी ये लिख डालो यहाँ तक, गेट तक। चलो जरा, जिसको अगर ना आ रहा हो तो देख के लिख लेना भाई। इंपोर्ट, क्लास का नाम दे दिया, फिर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, इंटीजर n और r, फिर बना देंगे अब कंस्ट्रक्टर परम्यूटेशन, और इसके अंदर n को इनिशियलाइज कर लिया और r को भी इनिशियलाइज कर लिया। इसके बाद आ जाओ void गेट, इसमें हम लोग को वैल्यू इनपुट करानी है। void गेट में गए, स्कैनर क्लास बनाया, यहाँ पे दे दिया एंटर n एंड r, और फिर इनकी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया sc.nextInt से। sc.nextInt r इक्वल टू sc.nextInt, ये आ गया n और r। ठीक है ना, अब इसके बाद आगे जरा बढ़े हम लोग। ठीक है, अगला फंक्शन देखो ध्यान से, क्या है? फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमें रिकर्जन का यूज़ करना है। क्या होता है रिकर्जन में? नंबर मल्टीप्लाई होता है और अगली बार क्या होता है, एक कम हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, एक कम हो जाता है, ऐसे कम होते होते कहाँ तक जाता है वो? ज़ीरो पे स्टॉप होता है, और ज़ीरो का फैक्टोरियल होता है 1। तो अगर यूज़र ने ज़ीरो ही दे दिया तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी उस केस में? 1। यही हमारा बन जाएगा बेस केस।
ठीक है, तो जा इसको हम लोग देखते हैं लिख के। अगला फंक्शन लिख रहे हैं भाई हम लोग फैक्टोरियल वाला। तो हमने कहा यहाँ पे इंट फैक्टोरियल और ब्रैकेट में है इंटीजर के। अब हमने बोला, और ध्यान रखना यहाँ पे के पे ही काम होगा। तो बताओ मेरे माँ क्या कंडीशन लगानी है, बेस केस बताओ। इफ के की अगर इनिशियल वैल्यू ही 0 हो गई तो रिटर्न क्या कर देगा, 1, ठीक है। और नहीं तो ये के अपने एक कम स्टोर करेगा और अगली बार एक कम कर लेगा वैल्यू, फिर स्टोर, ठीक है। तो उस केस को हम लोग लिखेंगे इस बात तरह से, रिटर्न क्या, के इंटू क्या, फैक्टोरियल एक कम वैल्यू के साथ। ब्रैकेट में क्या लिखने वाले बोलो, के माइनस 1, एक वैल्यू हमने कर दी कम और ये हमने कर दिया बंद, ठीक है ना। ये हमारा फैक्टोरियल हो गया। अब आ जाओ, हमें ये वाला काम करना है, पी की वैल्यू निकालनी है, पी की परम्यूटेशन की। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये देखो पी, हमें अगर पी निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, एन का फैक्टोरियल, आर का और एन माइनस आर का। और ये फैक्टोरियल हमें कहाँ से मिलने वाला है, फैक्टोरियल फंक्शन से ना। तो हमने मान लेते हैं 3 वेरिएबल में, इसको ए में, इसको बी में और इसको सी में निकाल के रख लिया और फिर डिवाइड करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देन हमने यहाँ पे बोला डबल, हमने बोला यहाँ पे डबल, और डबल में हमने दे दिया नाम क्या था, कैल्क, डबल कैल्क। कोई बताना चाहेगा एन का फैक्टोरियल कैसे आएगा, कॉल करना पड़ेगा फैक्टोरियल फंक्शन को, इस के को किसकी वैल्यू भेज दें, एन के, तो ये फैक्टोरियल निकाल के रिटर्न करा देगा। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंटीजर ए इक्वल टू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या भाई, हमें एन का भी चाहिए, आर का भी, हम एन का निकाल लेना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू को पास करा दिया, ठीक है। ये तो ये गया, एन की वैल्यू के में कॉपी हुई, फैक्टोरियल निकला, वो वापस आ गया, ठीक है। इसके बाद किसका फैक्टोरियल चाहिए हमको, आर का। तो फिर से हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर बी इक्वल टू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आर। फिर हमने क्या करा, इंटीजर सी इक्वल टू फैक्टोरियल क्या, एन माइनस आर। ये दोनों माइनस होंगे, उसकी जो आंसर आएगा वो पास हो जाएगा आगे। और इसके बाद क्या करना चाहोगे, अब इसके बाद तुम्हारे पास तीनों फैक्टोरियल तो आ गए ना, अब इसको पी निकाल लो आराम से, पी इक्वल टू, तो अब पी जो होगा हमारा, क्योंकि डिवाइड हो के आ रहा है ना, डबल टाइप का होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डबल, डबल पी इक्वल टू, कोई बताओ भाई। और क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो टाइप कास्टिंग भी करानी पड़ेगी, देन इट विल बी डबल, डबल एन का फैक्टोरियल कहाँ पे पड़ा है बताओ, ए में। तो हमने क्या कहा, डबल ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, लाइक दिस वे, ठीक है। और ये इसके बाद भी कुछ करना है क्या हमको, हाँ, इसको प्रिंट करना है कि रिटर्न करना है इस बार, रिटर्न। तो यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न पी, रिटर्न पी, और ये फंक्शन कर दिया हमने बंद। और फाइनली आ जाओ मेन फंक्शन पे, फिर हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मेन में तो हमने यहाँ पे बोला पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फाइन, ये वाइड मेन। और इसके बाद सबसे पहला काम हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमने ऑब्जेक्ट के लिए लिखा परम्यूटेशन, परम्यूटेशन लिखते चलो भाई क्योंकि टाइम भी हो जाएगा, नहीं तो न्यू, न्यू परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन। और ये बना दिया, किसकी, किसको किसको कॉल करोगे इस बार बोलो, कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया ना, अब किसको कॉल करोगे, गेट को। लिख ला लो जल्दी से, ओबीजे डॉट गेट, ओबीजे डॉट गेट, ये गेट फंक्शन कॉल हो गया। इसके बाद किसको कॉल करोगे, कैल्क, वेरी गुड, कैल्क। तो हमने क्या बोला, ओबीजे डॉट कैल्क, सही है गलत है, हाँ गलत है थोड़ा सा, क्या, जब ये ओबीजे डॉट कैल्क कैलकुलेट होता है तो ये रिटर्निंग है कि विदाउट रिटर्निंग है, रिटर्निंग। तो रिटर्निंग को कैसे कॉल करते हो, एक वेरिएबल लेते हो ना जिसमें आंसर स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया डबल
कोई भी वेरिएबल ले लो, मान लो डबल पी ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया परम्यूटेशन इक्वल टू प्लस पी, और ये हमने वॉइड मेन बंद किया और ये बंद कर दिया क्लास। आइडिया लगा कुछ? तो देखो इसमें जैसे ना ये पूरा प्रोग्राम अगर जैसे बोर्ड में आएगा तो एक फंक्शन में ही तुम लोग फंस सकते हो, बस ये क्या कैलकुलेशन या कुछ जो भी होगा, बाकी तो लिख ही लोगे ना। कंस्ट्रक्टर आता है, इनपुट आता है, तो वो अपने आप में 6 से 7 नंबर का हो गया। ठीक है, चलो इतने रख लो क्योंकि अभी ये टाइम भी हो रहा है तुम लोग का, और कल भी क्लास होगी भाई 7 बजे। ठीक है।